हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहित आज क्लासेस में। रोहित आज क्लासेस से मैं संजीव सर। आज हम सॉल्यूशन करेंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर जानने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति या संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या क्या होता है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संख्या। इंग्लिश में से कहते हैं नंबर, संख्या, नंबर या तो नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, संख्या पद्धति या संख्या सिस्टम भी कह सकते हैं, नंबर सिस्टम है ना। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं, संख्या पद्धति जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं या संख्या बोलेंगे, दो प्रकार के हमारे पास में संख्या होती है और इसके बारी बारी देखेंगे दोनों संख्याएं किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी संख्या होती है। तो सबसे पहला यदि बात करें पहली संख्या के बारे में, तो पहली संख्या को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। पहली कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहा जाता है। दूसरी संख्या देखेंगे हमारे पास में कौन सा होता है स्टूडेंट? दूसरी संख्या जो होता है हमारा वो होता है काल्पनिक संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो दूसरी संख्या जो हमारी होती है काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो क्या बोलेंगे इसमें? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो संख्या इस प्रकार देखें, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सी संख्या देखे हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा कौन सी संख्या होती है? तो दूसरा हमारे पास में देखे हैं काल्पनिक संख्या। तो फर्स्ट में बात करते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्या आप जो भी संख्या देखते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याएं आपको देखने के लिए मिलती है वो वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या जिसके बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, है ना, उसी संख्या को क्या कर सकते हैं? काल्पनिक संख्या कर सकते हैं। जैसे काल्पनिक संख्या कौन सी संख्या होती है? तो रूट अंडर में कहीं पे आपको -2 दिखे या तो रूट अंडर में माइनस आपको 3 दिखे, यानी कि अंडर रूट में माइनस में दिखे, तो ऐसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। या तो हम इसको बोल सकते हैं कि कहीं संख्या i = आई स्क्वायर = -2 दे रखा है ना। तो ये संख्याएं जो हमारे पास में दिखती है ये सारी काल्पनिक संख्या होती है। तो बात किया जाए इस संख्या के बारे में, तो ये संख्या जो हमको लगभग जो है अभी नहीं पढ़ना होता है, ये संख्याएं हम हमें 11 12 में देखने के लिए मिलता है। फिलहाल 10th में इस प्रकार की संख्या में नहीं पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना है। तो देख लेते हैं रियल में हमको कौन सा संख्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में जानेंगे कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। तो बात किया जाए वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या है? तो अभी बताएं हम कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जैसे हम बताएं प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या कौन कौन होती है? तो जैसे हम बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या जो हमारी होती है एक वास्तविक संख्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये हमारे पास में वास्तविक संख्या होती है। प्राकृत संख्या हो गया है। दूसरा हमारे पास में आ जाए तो क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। आगे बात किया जाए तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद क्या बात किया जाए? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और बात किया जाए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
ये सारी आपको संख्या दिख रही है, सारा का सारा किस प्रकार की संख्या है? तो वास्तविक संख्या है। बात की जाए प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये जो सारा संख्या आपको दिख रहा है, ये सारी संख्याएं कैसी संख्या है? तो वास्तविक संख्या है। प्राकृत संख्या, अब बात किया जाए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहेंगे हम कि वैसी संख्या जो गिनती के रूप में शुरू होता है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती के रूप में लिखा जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे बात किया जाए, गिनती शुरू करते 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह का जो संख्या हमको दिखाई देता है, इस संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जो गिनती वाली संख्या होती है, जिसे गिनना हम लोग शुरू 0 से नहीं करते हैं, 1 से करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्या आपको दिख रही है, सारा क्या है? एक प्राकृत संख्या है। दूसरा बात किया जाए तो पूर्ण संख्या। दूसरा कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? तो वह संख्या प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में क्या 0 शामिल कर दिया जाए, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहा लेती है। जैसे कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो संख्या आएगी, वो सारा संख्या जो हमारा होगा कैसा संख्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। नेक्स्ट बात किया जाए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो हमारा पूर्णांक संख्या जो होता है किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या तो वैसी संख्या जो 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक, 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक जो भी संख्याएं होती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पर बात किया जाए तो 0 से लेकर के प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ये सारी जो आपकी संख्या दिख रहा है एक कैसी संख्याएं हैं। और 0 से माइनस भी, तो 0 से माइनस, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस प्रकार से जो संख्या हमको देखने के लिए मिलेगा, इस संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक ये संख्या पूरा अगर मिला दिया जाए तो हम इसे कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बात और आता है कि 0 से धनात्मक, तो इसे जो प्लस वाला जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, ऐसी संख्या को हम लोग, है ना, क्या कह सकते हैं? इधर वाली संख्या दिखाई दे रहा है आपको, इधर वाली संख्या आपको दिखाई दे रहा है, हम बोल सकते हैं कि जो प्लस वाला में होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या में धन वाला चिन्ह होता है, यानी धन वाला जो भी नंबर होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 0 से आप देख रहे हैं, 0 से -1, -2, इस ओर की जो हम दिख रहे हैं -1, -2, -3, ये संख्या जो इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। कैसी संख्या? तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक का जो धनात्मक वाला संख्या होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋणात्मक वाला संख्या होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर धनात्मक पूर्णांक क्या है ये? तो धनात्मक पूर्णांक कुछ नहीं, पूर्णांक वाली संख्या ही होता है ना। पूर्णांक वाला संख्या होता है जो प्लस का जो रहता है, प्लस वाला वैल्यू रहता है, उसको ले लेते हैं तो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक जो ऋणात्मक में होता है इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कभी कभी कहता है सम पूर्णांक, तो बच्चा कन्फ्यूज, सम पूर्णांक की क्या बोल दिया है? तो सम पूर्णांक कुछ नहीं, सम पूर्णांक पूर्णांक का वह संख्या जो सम होता है, जैसे 2 हो गया है, 4 हो गया है, 6 हो गया है, तो इसी संख्या को हम लोग कहते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। और इसी में पूछा ऋणात्मक सम पूर्णांक कौन सा है? तो ऋणात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक देख रहे हैं, माइनस का 2, माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 4, माइनस का 6, ये सब कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, है ना। इसी में आ जाता है धनात्मक समपूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, समपूर्णांक। और यहीं पे आता है, कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या ये इसी के अंतर्गत में आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास में। देखिए क्वेश्चन
जो है इस प्रकार से आपको एक बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आएगा जो आगे बताएंगे अभी हम। अगला जो है तुम्हारे पास में परिमेय संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q का मान अगर 0 यहाँ पे आ जाएगा तो q 0 होगा कि संख्या क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे कि परिमेय संख्या p/q का रूप का होना चाहिए, और जहाँ पर q को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो संख्या अपरिभाषित हो जाता है। तो बात समझ में आया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बात किया जाए 3/2, 5/2, 5/2, 4/7, ये सारी संख्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब बात किया जाए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में क्या किया सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम कैसी संख्या कहेंगे स्टूडेंट। तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, लिखा जा सकता है। जैसे में बात किया जाए तो जैसे हमारे पास में क्या है, जैसे बात किया जाए √3, √5, √7, ये सारी संख्या जो आपको दिख रही है, ये सारी संख्याएं कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आया कि जो जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, है ना, सारा का सारा कैसी संख्या है, तो ये सारी संख्या रियल नंबर है। कैसी संख्या है, सब रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, और यहाँ से आ जा सकता है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये सारी क्या है, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं सारी चीज़। सम संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। विषम संख्या, ये सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्या भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। विषम संख्या भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अभाज्य संख्या है ना, और क्या, और तो भाज्य संख्या। ये सारा संख्या आपको दिख रहा है, ये सारी की सारी संख्या कैसी है, तो सारी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या होता है। बाकी सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है, और भाज्य संख्या क्या कहते हैं। और यहाँ पर एक होता है सह अभाज्य संख्या। ये सारी संख्या जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, सारा का सारा कैसी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन तो इस टाइप से आएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा है ना घुमा देता है। यहाँ से घुमा के क्या पूछता है कि पूछा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी अपरिमेय संख्या है, या तो फिर जो परिमेय संख्या है, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, या पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो पहला अगर हम बात पूछे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि एक जो है इसमें भी है, इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, यानी कि एक
पूर्ण संख्या में भी है तो एक प्राकृत संख्या में भी है। तो जो संख्या आपको प्राकृत में दिख रहा है वो पूर्ण संख्या में भी दिख रहा है, तो इसलिए बोलेंगे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा पूछा जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर जीरो जो है, जीरो पूर्ण संख्या है, तो क्या जीरो प्राकृत संख्या में कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम इस प्रकार से बोलेंगे कि जीरो जो है प्राकृत संख्या में नहीं है, तो यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, तो बोलेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत होगा, तो क्या बोल सकते हैं? सभी पूर्णांक क्या प्राकृत है? क्या माइनस इसमें है? नहीं है। तो सभी पूर्णांक जो होंगे प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन सभी प्राकृत संख्या देख रहे हैं पूर्णांक संख्या में है, तो बोलेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। सभी परमेय संख्या जो है प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। लेकिन सभी प्राकृत संख्या की बात किया जाए, सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि संख्या के बारे में, तो इस प्रकार से घुमा के आपको जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकता है, क्या सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल, क्योंकि अपरमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। तो सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या क्या अपरमेय हो सकता है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं हो सकता है। इस प्रकार से डायरेक्ट पूछेगा क्या सभी वास्तविक संख्या अपरमेय होगा, तो नहीं, सभी वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपरमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो जाएगा। उस तरह से पूछेगा क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होता है? सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होता है, तो भी नहीं। क्यों? सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी परमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो सकता है। क्योंकि परमेय अपरमेय में अंतर होता है, सभी वास्तविक संख्या अपरमेय भी होता है और परमेय भी होता है। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि नहीं, सभी परमेय जो होगा, सभी परमेय जो है वास्तविक हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परमेय नहीं अपरमेय भी हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आपको कहीं ना कहीं घुरा कर दे देता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो इस प्रकार से देख लिए हैं कि संख्या क्या होता है। और संख्या यहाँ पर एक बात और पूछा जाता है, संख्या में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, या तो सिर्फ अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या एक होती है अभाज्य संख्या। इस दोनों में देखिए बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। अभाज्य संख्या और एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या और एक सह अभाज्य संख्या। इस दोनों में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि सर अभाज्य संख्या कौन सा हो गया है और सह अभाज्य संख्या कौन हो गया है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। या तो फिर बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका हम वो तो भागा 1 से लग जाए या तो स्वयं से लगे, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे बात किया जाए 2, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 में या तो 2 खुद से कटेगा, या 2 का गुणनखंड 2 खुद होगा, या तो उसका गुणनखंड 1 होगा, यानी 2 गुने 1 लिख सकते हैं 2 को। तो 2 एक कैसी संख्या है? तो एक अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? तो 2 देख रहे हैं अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड 2 और 1 के अलावा कुछ नहीं है। 2 के बाद हम देखा जाए तो 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 का भी गुणनखंड करेंगे तो या तो 1 आएगा या 3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, आपसे अगर बात किया 4 क्या? 4 एक अभाज्य संख्या है? बोलेंगे नहीं,
क्यों? क्योंकि इसके अलावा, खुद के अलावा, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 1, यानी कि, और इसका क्या हो जाएगा 4 गुने 1, यानी कि इस प्रकार से देख रहे हैं कि अपने अलावा कट रहा है, यानी इसके, या तो फिर बोलेंगे इसका जो गुणनखंड है 2 से अधिक है। 2 से गुणनखंड क्या है? अधिक है। तो क्या हमारे पास में 4 एक अभाज्य संख्या होगा? तो नहीं, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से हम बोलेंगे 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए तो अभाज्य संख्या 3 हो गया है, 5 हो गया है, 7 हो गया। क्या 9 भी है अभाज्य संख्या? नहीं, 9 जो है खुद से कटता है, 1 से भी कटता है, और 9 3 से भी कट जाता है। नहीं, 9 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, खुद से 9 से डिवाइड कर सकते हैं, और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो 2 से अधिक बोलेंगे गुणन करता। तो 9 यहाँ पर नहीं होगा, 11 होगा, बिल्कुल 11 होगा, क्योंकि 11 का गुणनखंड 1 होता है, और या तो 1 गुने 11 होता है। तो इस प्रकार से बोलेंगे 11 है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या 15 होगा? नहीं, 15 भी अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 3 15, उसका एक और गुणनखंड आ रहा है 15 1 15, है ना, इस प्रकार से आ रहा है। तो 15 भी नहीं होगा। 15 17 की ही संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, सारी संख्याएं कैसा है? अभाज्य संख्या। यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन में क्या दे देगा आपको? ऑप्शन में ए में दे दिया, बात के मतलब दे दिया है एक 12 दे दिया है, बी में दे दिया आपको, बात के मतलब दे दिया है यहाँ पर 9 दे दिया है, सी में आपको ऑप्शन दे दिया है 15 दे दिया है, डी में आपको ऑप्शन दे दिया, बात के मतलब 2 दे दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? 12, 9, 15 या 2? तो क्या बोलेंगे, इस कौन सी अभाज्य संख्या? 2 है अभाज्य संख्या। 2 कैसी संख्या? एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से देख लिए हैं अभाज्य संख्या। अच्छा, नेक्स्ट बात किया जाए तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या जो होती है वो कैसा होता है? तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मासा 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 4 का HCF अगर ज्ञात करने बोले तो इसका जो HCF आएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा? इसका HCF 1 आएगा। इसका HCF क्या आएगा? 1। कैसे? आप सिंपली बचपन में भी निकाले होंगे। 3 से लगा के देखिए, 4 में क्योंकि है ना, 1 से लगाइए, कितना से लग जाएगा? 1। कितना से कटेगा? 3 से कट जाएगा ही, 3 इकाई। तो HCF कितना यहाँ पे आया है? 1 आया है। तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात किया जाए 4 और 8, 4 और 8, क्या यह सह अभाज्य संख्या है? क्या यह सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसका HCF निकालने के लिए जाएंगे तो इसका HCF जो होगा 2 होगा, इसका HCF 2 या 4 होगा, है ना। क्यों हो सकता है 4? क्योंकि 4 से लगाएंगे यहाँ पे तो कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, तो कितना से कट गया ये? 4 से। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? 4। तो हम क्या बोलेंगे, इसे सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यह एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आया कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका जो HCF 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन जो है 10th में एक ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, या तो फिर निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्या है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। समझिए, इस थ्योरी से एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे कि जो चैप्टर का शुरुआत कहाँ से होता है। पहला चैप्टर से जो होता है HCF ज्ञात करने के लिए, HCF किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, HCF को फाइंड करने के लिए सीखेंगे हम लोग। HCF ज्ञात करना है क्लास 10th में जो है पहला चैप्टर में आपको HCF ज्ञात करना होता है। तो HCF ज्ञात करना है हमें। तो HCF हमको पता है HCF किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो HCF 2 विधि के द्वारा
ज्ञात किया जाता है। एक तो हम ज्ञात किए हैं HCF किसके द्वारा, एक तो HCF हमने ज्ञात किया है भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, भाग विधि के द्वारा। और एक तो हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक किसके द्वारा करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करते हैं, हम HCF को ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्लास 10 का जो पहला चैप्टर में पूछेगा, वो आपको अभाज्य गुणनखंड से भी HCF ज्ञात करने बोलेगा। और साथ साथ में यहाँ पर आपको जो मेन टॉपिक रहेगा वो पूछेगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको इसी से आएगा एक्सरसाइज 1.1 में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको हम कुछ नियम बता देते हैं जो बचपन में आपने पढ़ा है। शायद बचपन वाला कहानी याद है, नहीं है, देख लेते हैं क्या पढ़े थे बचपन में हम, है ना। बचपन में हमने क्या पढ़े थे देख लेते हैं। तो बचपन में आपने बहुत बचपन से ही पढ़ा, भागा देने के लिए आता होगा आपको। 3 से भागा हम दे रहे हैं 10 में, या तो कोई भी संख्या में भागा करके देख लो। 3 से भागा दे रहे हैं हम 10 में। तो यहाँ 3 से भागा देते हैं 10 में, तो कितना से लगता है बाबू, 3 से। 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 1। इसमें आपने पढ़ा है कि जिससे भाग पड़ता है क्या क्या कहा जाता है इसे। यहाँ जो संख्या कटता है यानी भाग लगता है ना, उसे हम भाज्य कहते हैं। जो संख्या कटता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो संख्या विभाजित करता है, जो भागा देता है, यानी जो भागा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो भागफल यानी कटने के बाद जो आंसर आता है इसे हम क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, भागफल। और जो हमारे पास में शेष बच जाता है नीचे में, इसे क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। ये समझ लिए बच्चा वाला है, चौथा तीसरा में पढ़े होंगे, फिर भी 10वां में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पे भाज्य कितना है, 10 है, भाजक कितना है, 3 है, भागफल कितना है, 3 है, और शेषफल क्या है, 3 है। तो इसका एक थ्योरम दिया, यूक्लिड विभाजन ने एक थ्योरम दिया। थ्योरम क्या दिया, कहने का मतलब अपना भाषा में बोला जाए तो भाज्य बराबर जो बताया कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल। क्या होता है बाबू, शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ये हमारे पास में एक फार्मूला निकल के आ गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ से अब इसी पे एक यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे पास में कोई ऐसी संख्या a है, कोई ऐसी संख्या क्या है, a है। ये कोई संख्या है जिसको हम भाग दे रहे हैं b से, भाग दे रहे हैं b से, किससे भाग दे रहे हैं, b से। और भागफल क्या आ रहा है q, और भागा देने के बाद शेषफल आ रहा है क्या, r। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाज्य हमारे पास में क्या है, a है। तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। भाजक का मान कितना है, b है, और गुणे भागफल का मान कितना है, q है, और प्लस यहाँ पर देख रहे हैं शेषफल क्या है, r है। तो शेषफल बराबर r हो गया है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r जो हमारे पास में निकल के आया है, यही संख्या को हम लोग क्या कह दिए बुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल दिए। इसी को क्या कह दिए हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसी के द्वारा HCF ज्ञात किया जाता है। तो इसी को क्या कहा दिया गया है, इसी को कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। किसको? तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर शेषफल यानी कि r का मान जब शून्य आ जाएगा, शेषफल यानी कि जब जीरो आ जाएगा, शेषफल जब जीरो आ जाएगा तो जो b का वैल्यू होगा, जो b का जो वैल्यू आएगा वही हमारे पास में जो होगा HCF होगा। जो b का वैल्यू आएगा कब? जब शेषफल हमारा डिवाइड होने के बाद जीरो आ जाए, तो जो b का वैल्यू आएगा यहाँ पे वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि अब यूक्लिड विभाजन का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूक्लिड विभाजन का कोई एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम सॉल्व कर पाते हैं, किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन का उपयोग करते हैं। जैसे कोई संख्या अपना मन से ले लेते हैं। कोई संख्या हमारे पास में 8 है और हमारे पास में एक संख्या 66 है। 8 है और कितना है? 66 है। 8 है 66 है। तो यहाँ पे पहले हम भाग भी इधर करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू a का होता है, तो जो बड़ा वैल्यू होता है a इज़ ग्रेटर देन b बोल सकते हैं। तो a का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला क्या है? 66 है और छोटा वाला वैल्यू क्या है? तो a का मान 66 है और b का मान क्या है? 8 है। 66 है और 8 है। तो 66 जो है 8 से क्या है? बड़ा है। तो हम हमेशा भागा जो लगाते हैं किससे लगाते हैं? तो भाग हम छोटा से लगाते हैं। छोटा से कितना? 66 में लगाते हैं। इसमें भाग लगाएंगे और यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन का उपयोग करना सीखेंगे। तो अभी हमने बताया यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से क्या है? 66 लगाएंगे, कितना बार में लग जाएगा? वो 8 से लग जाएगा। 8 से 8 64, 8 64 कितना बच जाएगा? 2 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन क्या कहा था? यूक्लिड विभाजन कहा था a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। किससे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर जरा देखो, अभी बताया हमने जो भाग पड़ता है वो क्या होता है? a का मान होता है। तो a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? यहाँ 66 लिखेंगे। a इक्वल टू b का वैल्यू कौन होता है? तो b का वैल्यू होता है जिससे हम भाग देते हैं। तो भाग किससे दे रहे हैं? 8 से। तो यहाँ हो जाएगा 8 गुने q क्या होता है? तो q होता है जो हमारा भागफल आता है। तो भागफल कितना आ गया है? 8 आ गया है। और प्लस क्या लिखते हैं? शेषफल। शेषफल हमारे पास में r का मान कितना आया है? 2 आया है। तो क्या हमारे पास में अभी देख रहे हैं क्या r का मान 0 हमारे पास में आया है? तो नहीं आया। तो तब तक भाग देते रहना है जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम कितने से भाग लगाएंगे? 2 से। तो 8 लगाएंगे। यहाँ पर 2 क्या हो गया है? छोटा, और 8 क्या हो गया? बड़ा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8। यहाँ पर कट गया है। अब ज़रा देखिए फिर से यहाँ पर हम ये स्टेप 1 बोल सकते हैं इसको। स्टेप 1 में लिखे हैं। स्टेप 2 चलेंगे। स्टेप 2 में हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a का मान कौन हो गया? a का मान कौन हो गया? तो 8 हो गया था a का मान। तो हम लिख सकते हैं 8 बराबर b का मान कितना हो गया? 2 गुने q का मान कितना हो गया है? 4 और प्लस शेषफल कितना हो गया है? 0। तो a इक्वल टू जो हमारे पास में आया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शेषफल जो हमारे पास में कितना आ गया है? शेषफल अब जाके हमारा क्या आ गया है? 0 आ गया है। शेषफल किसके बराबर आ गया स्टूडेंट? तो शेषफल 0 के बराबर आ गया है। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमने बताया कि जो b का वैल्यू होता है वही HCF होता है। तो अब आप ही बताइए यहाँ पे HCF बराबर
कितना हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना आया है, तो b का वैल्यू b गुने q, यानी 2 गुने कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो जो b का वैल्यू होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, 2 हो जाएगा आंसर। HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF को ज्ञात कर सकते हैं। और भाग विधि द्वारा इधर जो स्टेप हम अपनाए हैं इस तरफ, ये भाग विधि हो गया है, और इस तरफ का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये यूक्लिड विभाजन से सोल्व किए हैं। और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से भी HCF ज्ञात किया जाता है, जो कि हम एक्सरसाइज में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे NCERT का, और पूरा कल हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और साथ में अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी आपके नज़दीकी फ्रेंड्स हैं या जो जानते हैं, ताकि इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।